से मिलकर हम लोगों ने बढ़िया छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसकी वजह से मतलब बहुत अच्छा भी रहा और लोगों को मालूम भी हुआ। और ऐसे जैसे कभी कुछ होता है, फंक्शन होता है छोटे छोटे, तो हम लोग सभी बच्चे मिलकर मतलब पॉइंट जमा करते हैं और बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं, स्पीच स्पीच होता है छोटे छोटे स्तर पर बस। और आगे भी करेंगे। बहुत बढ़िया। राजेश, राजेश जी, राजेश जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी यार सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। हम फर्स्ट बार में सर, मैं बबनी सोनभद्र का रहने वाला हूँ। 2016 बैच का टीचर हूँ सर। इसके आपकी अलावा आवाज थोड़ी, मैंने हाँ हेलो, जा रही सर? हाँ थोड़ा सा तेज हेलो, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, हेलो, जा रही सर? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ सर, 2016 बैच का मैं टीचर हूँ सर। ओके, अ, वेरी गुड। मेरा भाई एक है दीप कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहा है, उसने ही हमें ज्वाइनिंग करने के लिए बताया। इसमें मैं फर्स्ट बार ज्वाइनिंग हुआ हूँ इसमें सर। बहुत सर अच्छा। मेरा एक काम रहता है, मैं टीचिंग लाइन से आने से पहले स्टूडेंट लाइफ से मैं अपने समाज को, SC ST OBC को उनके अंदर जगाने का काम करता हूँ सर। आज भी मेरे पास जितना टाइम बचता है, स्कूल के अलावा जो भी टाइम बचता है, मैं अपने टाइम को इन्हीं समाज में इन्वेस्ट करता हूँ। कोशिश करता हूँ कितने लोगों को बाबा साहब के विचारों से प्रभावित कर सकूं और उनके विचारों पे चलने के लिए प्रेरित कर सकूं। बहुत अच्छा राजेश जी, बहुत बढ़िया। गजराज जी, थैंक यू सर। गजराज जी आपको आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हाँ गजराज जी आप बोले। आपकी आवाज शायद सही से नहीं आ रही। चलिए हम भारती पर चलते हैं। भारती, आप अपना परिचय दें। थोड़ा जल्दी जी जल्दी सर। देते हैं ताकि फिर हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करें। जय हाँ भीम नवोदय सभी को। मेरा नाम भारती है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है और अभी मैं कोचिंग ले रही हूँ IAS, दीप IAS कोचिंग से। बहुत अच्छा। नितिन, नितिन आप अपना परिचय दें। जय भीम सर। जय भीम। सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है BSc साइंस मैथ से, जी, और अभी मैं IAS दीप से कोचिंग कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट कोचिंग है। बहुत अच्छा। नेहा। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। नेहा, अम, मेरा नाम नेहा बागड़े है। मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं फाइनल ईयर, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग। और मैं भी एक दीप IAS कोचिंग की अभी पहली कोचिंग है सर मेरी। धन्यवाद। जी बहुत। हमारे साथ चंद्र बली जी हैं। चंद्र बली जी आप अपना परिचय देंगे? जी सर जी। जी। जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जी। हम सर समाज सेवी काम करता हूँ, और जिस तरह से हम लोग समाज को देख करके आगे बढ़ाने के काम करते हैं। जी। हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जी। और हमारे भाई यहाँ से है एक जो कि दीप IAS से कोचिंग करते हैं, उन्हीं ने हमें बताया कि जी। आप लोग हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़िए। जी, बहुत अच्छा। और सर जय भीम नमो। जय भीम। राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार। जय भीम नमो बुद्धाय साहब। हाँ। मैं ग्रेटर नोएडा धनकोर से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन डबल PG MAd है। मैं बहुत दीप कोचिंग इसका एक विद्यार्थी हूँ और बहुत मैं बड़ा आभारी हूँ। मैं ऐसे गुरुओं के बीच, ऐसे मित्रों के बीच अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ
थैंक यू सर। धन्यवाद। राजेश कुमार जी हैं हमारे साथ। जी सर, जी जय भीम नमो बुद्धाय। जी जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर, जी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हूँ सर, बीटीसी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे साथ राकेश भास्कर जी हैं। यस सर, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हम सोनभद्र के रहने वाले हैं और यहाँ से एक हमारे भाई हैं जो उमेश कुमार हैं, उन्हीं के माध्यम से हम भी आज पहली बार ज्वाइन किए हैं। बहुत कि इस टीम को अगर अच्छा लगे तो चढ़ बढ़ के हम भी भाग लेंगे। बहुत बढ़िया। बीएड हम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है राउसगंज से। जी बहुत अच्छा। चलिए, मेरे ख्याल से लगभग सभी का परिचय हो चुका है। यदि कोई साथी बचे हों तो वो अपना परिचय दे सकते हैं। और हेलो हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गजराज जी, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज आप अपना परिचय दें। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम गजराज है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हम लोग एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, जो हम आईटी सेगमेंट में हम लोग सप्लाईज करते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर। और पिछले 1.5 साल से मैं डैन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन के लिए हम लोग जगह जगह जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो यही मेरा इंटरव्यू। बहुत अच्छा गजराज जी, धन्यवाद आपका। चलिए, तो आज के हम फिर अपने प्रेजेंटेशन है उस पर बात करते हैं। आज जिस विषय पर मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ वो है हमारे लिए बुद्धिज़्म के कई मायने हो सकते हैं। बाबा साहब का ये जो दिखाया हुआ रास्ता है, इसके अलग अलग तरीके से इसको समझा जा सकता है। और जो बुद्ध धम्म है, जो बुद्ध का रास्ता है, तथागत बुद्ध का रास्ता है, वो मल्टी डायमेंशनल रास्ता है। वो हमें हर जीवन के हर छोर, हर चीज को समझाता है। वो हमारे दर्शन के बारे में हमें बताता है, वो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। और ये एक अलग तरीके की अर्थव्यवस्था है। और यदि हम इस अर्थव्यवस्था को समझेंगे, बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स हो सकता है हम में से बहुतों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो, नया शब्द हो। शायद कई लोगों ने यहाँ जो बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने ये शब्द ना सुना हो। परंतु जो यूरोपियन लोग हैं, ठीक है, जो यूरोपीय मूल के लोग हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा जो हमारे महापुरुष हैं उनको जानने समझने का प्रयास करते रहे हैं। और उसी सब में से ये एक शब्द निकला है जिसको हम बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं, या बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था। और ये अलग तरीके की अर्थव्यवस्था होगी जो आज की, जैसे हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हम सभी ने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक, वो अर्थव्यवस्था मांग और बाजार, फ्री मार्केट, जिसमें सब कुछ खुला हुआ है और एक प्रकार की दौड़ है, भयंकर दौड़ है, उसके लिए काम करना, ये आज के समय की अर्थव्यवस्था का एक मूल है। हम में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो ये भी मानते हैं कि इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है एक दूसरे के किसी भी तरीके से आगे बढ़ना। हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो व्यक्तिगत हित है, जो स्वार्थ है, उसको सबसे आगे रखना, जो लालच है, ग्रीड, उसको सबसे आगे रखना। इन्हीं कुछ सिद्धांतों पर आज की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, ये इन सिद्धांतों पर आज के समय की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। परंतु ऐसे बहुत से समाजशास्त्री हैं, ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध की फिलॉसफी को समझा और उसको अर्थशास्त्रीय विवेचन किया, उसको इकोनॉमिक टर्म्स में समझा।
तो इसी इकोनॉमिक टर्म्स में किस तरीके से बुद्धिस्ट विचार है, किस प्रकार से बुद्ध के विचार है, किस प्रकार की ये अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी और कैसे वो अर्थव्यवस्था वापस लाई जा सकती है, इसके ऊपर बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में, इसको हम अगर डिटेल में बात करना चाहें तो काफ़ी समय लग सकता है, परंतु हम इसे बहुत ब्रीफ में यदि बात करें तो आज हम कोशिश करेंगे अगले 10, 15, 20 मिनट में इसके ऊपर चर्चा करने की। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ से है, कहाँ से हम इस शब्द को, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को कहाँ से हम जानते हैं। तो यदि हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें हैं। उन 8 चीजों में एक चीज है समयक आजीविका, यानी कि जीवन की जीविका कमाने का ऐसा साधन जो समयक हो, जो सही हो, जो उचित हो। तो ये एक सम्यक आजीविका का कंसेप्ट तथागत बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में हमें दिया है। इसी कंसेप्ट को समझकर एक बहुत फेमस बुक है, शायद आप में से कुछ ने सुना हो सकता है किसी ने पढ़ी भी हो, जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये E.F. स्कूमाकर की बुक है, जिन्होंने ये किताब लिखी है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स पर, जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और हम में से कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि हम इस किताब को अगर संभव हो तो जरूर पढ़ें, ठीक है, जाने इसके बारे में, हम लोगों को अलग अलग विचारों के बारे में जाने। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमारी जो आज की इकोनॉमिक्स है उसका आधार केवल प्रॉफिट है, ठीक है, फायदा, हमें किसी भी प्रकार से हो पर हमें फायदा होना चाहिए। प्रॉफिट के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो इस प्रॉफिट से आगे बढ़कर, इस प्रॉफिट के कंसेप्ट से, ठीक है, जिस प्रॉफिट के कंसेप्ट में लालच है, जिस प्रॉफिट के कंसेप्ट में हिंसा भी है, हम लोग बहुत बार अपने प्रॉफिट के लिए हिंसा करने से भी परहेज नहीं करते। और ये हिंसा का जो तात्पर्य है, जैसा तथागत बुद्ध ने हमें समझाया है कि किसी को हर्ट ना करना। तो कभी कभी प्रॉफिट कमाने के लिए लोग दूसरों को हर्ट करना, कभी कभी इस जो पृथ्वी है, धरती है, नेचर है, उसको भी हर्ट कर रहे हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को, जो हमारा पारिस्थितिकी है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी तथागत बुद्ध की समझ में हिंसा है, क्योंकि हम इस पृथ्वी, इस नेचर को, इस कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है फर्क है हमारी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स हमें समझाती है कि हमें अपनी जो फैकल्टीज हैं, ठीक है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको और बढ़ाने की, उसे विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी ईगो से, है ना, अपने ईगो से आगे बढ़कर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनानी है, जिससे कि हम ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकें जो सभी को खुश कर सके, सभी को आनंद दे सके, सभी के लिए बेहतरी का काम कर सके। प्रॉफिट में ये चीज नहीं है। प्रॉफिट में केवल एक व्यक्ति अपनी ईगो के लिए, अपने धन को ज्यादा से ज्यादा अर्जन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसमें वो इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि उसके जो काम है उससे क्या किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा। परंतु यहाँ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में, जो बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था है, जो बुद्धिस्ट विचार है, वहाँ इस बात का बिल्कुल अलग मतलब है। बुद्धिज्म में जो एम है, जो हमारी जो समझ है, वो मध्यम मार्ग की है। और मध्यम मार्ग में जो मटेरियल फुलफिलमेंट है, मटीरियलिस्टिक, कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं,
भौतिक जरूरतों को पूरा किया जाए। तो मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग हमें कहीं अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने से नहीं रोकता। वो कभी ये नहीं कहता कि आप वेल्थ को मत इकट्ठा कीजिए, ठीक है, संपत्ति का अर्जन मत कीजिए, ऐसा वो कभी नहीं कहता। और इस पर हमने कई बार चर्चा भी की थी, पीछे भी चर्चा की थी कि तथागत ने कभी इस बात को नहीं कहा है कि हमें संपत्ति का, धन का अर्जन नहीं करना चाहिए, हमें धन का अर्जन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि हमें उसकी संग्रह वृत्ति से, हमारे अंदर जो सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा करें, और उस इकट्ठा करने के प्रोसेस में हम ये भूल जाएं कि उससे अपना और दूसरे का नुकसान किस प्रकार से हो रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो मुक्ति है, जैसे कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि धन के अर्जन से हमें सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार की चीजों का त्याग कर देना चाहिए। कुछ धर्म हमें ये भी बताते हैं कि अपने कपड़े, हर प्रकार की संपत्ति को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिबरेशन में, जिससे हमारी मुक्ति में बाधक है। परंतु बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए संपत्ति किसी भी प्रकार से हमारी मुक्ति में बाधक है। उन्होंने केवल ये कहा है कि इस संपत्ति से जो अटैचमेंट है, ठीक है, जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा अनचाहा लगाव है, हम उससे चिपटे रहना चाहते हैं, उससे चिपक के रहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मुझे संपत्ति प्राप्त हो। तो इस अटैचमेंट के खिलाफ हैं तथागत बुद्ध। वो संपत्ति के खिलाफ नहीं है, वो संग्रह वृत्ति के खिलाफ है। वो उस संपत्ति से चिपटे रहने की जो हमारी टेंडेंसी है उसके खिलाफ है। जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स है वो हमेशा सिंप्लिसिटी कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम जब इच्छाओं के कम करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें। हमें अपनी इच्छाएं करनी है, हमें अपने जीवन में सफल होना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है, हमें संपत्ति इकट्ठी करना है, हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है। परंतु हमें अपनी डिजायर्स को, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो क्रेविंग्स हैं, उनको रोकना है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना है, उनको सीमित रखना है कि हम अपने लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ज़रूर कोशिश करें। जैसे अगर बहुत साधारण शब्दों में इसको कहा जाए कि हम यदि ये चाहते हैं कि मेरे पास साधन हो, मेरे पास गाड़ी हो, जैसे मैं ऐसे देखता हूँ कि हम लोगों को साधन होने चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गाड़ी में चलना, कार में चलना ये बुरी बात है। कार में जाना, क्योंकि कार एक प्रकार का साधन है, तो यदि हमारे पास कोई साधन है तो उस साधन को अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु उस साधन को अर्जित करने के लिए एक व्यर्थ की ईगो खड़ी करना कि यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं तब भी हमें वो कार लेनी ही लेनी है, चाहे हमें चोरी करके उसे प्राप्त करना पड़े, कुछ भी गलत या सही कार्य करके प्राप्त करना पड़े, तो तब वो एक गलत डिजायर है, वो एक गलत इच्छा है। हमें ये इच्छा कि नहीं हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी कार, दिखावे के लिए कार, कि हमें क्यों चाहिए वो कार, केवल दिखावे के लिए, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, वो केवल दिखावा है। तो वो इसके खिलाफ है। बुद्धिस्ट इकोनॉमी सिंप्लिसिटी की बात करती है और नॉन वायलेंस की बात करती है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस जब हम बात कर रहे हैं तो नॉन वायलेंस का यहाँ मतलब है किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को हताहत ना करना। नॉन वायलेंस का मतलब लिटरल सेंस में वो नहीं है जैसा हम देखते हैं अहिंसा का मतलब कि हम किसी को जान से खत्म ना करें, ये नहीं है नॉन वायलेंस का मतलब। जो तथागत की नॉन वायलेंस का अर्थ है वो है कि किस प्रकार से हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं।
और कई बार मैं यहाँ पर एक बहुत बात को महसूस करता हूँ कि हम लोग जो अम्बेडकरवादी या कभी कभी हम बुद्धवादी लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी औरों को चोट पहुंचाने में परहेज नहीं करते। वाणी से, अपनी बात से कई बार हम लोग बहुत कड़वे वचन बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारी जो चर्चाएं हैं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके रास्ते पर नहीं चल रहा, तो हम दूसरों को, औरों को कड़वे वचन बोलने से भी परहेज नहीं करते। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है जिससे हमें बचना चाहिए। एक प्रकार की हिंसा वो भी है जिससे हम इस मदर नेचर को, इस कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। जो हमारा बुद्धिज्म है वो कहीं भी वेल्थ के एक्यूमुलेशन की बात नहीं, मना नहीं करता। वो केवल ये बोलता है कि ये जो संपत्ति होनी चाहिए ये ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना ये कम हो ना ये बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एक्सेसिव भी ना हो। ऐसा ना हो कि हम संपत्ति को इकट्ठे करने के चक्कर में सही गलत का रास्ता ही भूल जाएं। बुद्ध जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। और इस हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो साधन है वो केवल कंजम्पशन नहीं है, जैसे हम लोग आज के समय में कंजम्पशन पर कि किसके पास कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, कंज्यूमेबल चीज़ हैं, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसके पास कितना बड़ा घर है, केवल यही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्ध धर्म इसकी बात नहीं करता है। वो दूसरे प्रकार के उच्च स्तर, जैसे आज के समय में हम बड़े लोग किसको बोलते हैं कि वो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेहतर जीवन, उच्च जीवन जी रहे हैं, तो हमारी समझ में आता है ऐसे लोग जिनके पास बड़ा घर हो, जिनके पास बड़ी संपत्ति हो, जिनके पास और तमाम तरीके के कंज्यूमेबल साधन हो, हम केवल उनको उच्च स्तरीय जीवन मानते हैं। परंतु तथागत के धम्म में ये उच्च स्तरीय जीवन नहीं है। उनके अनुसार जो वो जीवन, ठीक है, जो ऑप्टिमल कंजम्पशन, मतलब हमें पर्याप्त, जितना हमारे लिए पर्याप्त है उतने कंजम्पशन की बात करता है। और वो बात करते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार औरों के लिए, ठीक है, किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम और लोगों के लिए सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दीपक के सवाल पर आता हूँ। जैसे दीपक ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत विचारणीय चीज को उसने नोटिस किया कि वो जहाँ रह रहा है वहाँ देख रहा है कि यहाँ पे कितना कुपोषण है, कितनी हाइजीन, मतलब जिससे कि वो बीमार पड़ रहे हैं, हाइजीन की कमी है, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी है, पानी की, साफ पानी पीने की कमी है। और वो इस चीज को लेकर व्याकुल है, उसे ये देखकर अजीब लगता है। अब यहाँ पर जो उच्च स्तरीय जीवन है तथागत बुद्ध का, वो हमें ये बताता है कि हमें औरों के लिए कुछ क्रिएटिव तरीके से कैसे हम उनके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं तो नहीं दे सकता। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे साधन बहुत बार बहुत ज़्यादा अपर्याप्त होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनके अनुकूल नहीं होते हैं। परंतु ये कर सकते हो दीपक कि आप जिन भी लोगों को समझा सकें, आप वहाँ के जो भी मुखिया हो, गांव के मुखिया हो, या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, महिलाएं हों या बच्चे हों, उनके साथ चर्चा कर सकते हो। उनको ये बता सकते हो कि यदि ये पानी जो तालाब का पानी ही अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो वो क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो पानी साफ हो जाए, या वो इस पानी को उबाल सकते हैं, उबाल कर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो लोग मिलकर
ठीक है, वो लोग सभी लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें और उससे वो एक प्रकार की पानी की लाइन शुरू कर सकें। आप उनके लिए ये कर सकते हो कि जो भी वहाँ के जिला अधिकारी या जो हो, उनके लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो कि सब यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, हमारे जो लोग हैं इनके पास पीने की पानी, क्योंकि आज के समय में सरकार की पूरी एक व्यवस्था है। हम लोग इसे पढ़ते भी हैं कि हर घर में वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, तो वो सरकार की स्कीम का भी हिस्सा है। तो आप जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको एक चिट्ठी भी भेज सकते हो कि कृपया जो है यहाँ पानी के पीने की जो समस्या है उसको सुलझाया जाए। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के काम हम लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हो, अपने स्तर पर कर सकते हो, लोकल लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। तो यही है, जैसे दीपक ने जो बात नोटिस की, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी हम रहें, जहां भी हम हों, वहां पर कुछ कोशिश करें कि कैसे हम औरों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, और इसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही तथागत का उच्च स्तरीय जीवन है। जिसको कहे ना कि ये इसका जीवन बहुत उच्च स्तरीय है, तो उनके लिए उच्च स्तरीय जीवन का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कितने साधन हैं, क्या है। उसके लिए उच्च स्तरीय जीवन उनके लिए वो है कि वो व्यक्ति या वो लोग किस प्रकार औरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो यही है उच्च स्तरीय जीवन। जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कंजम्पशन की बात करती है, इस पर हमने ऑलरेडी बात की है। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, हम लोगों को किस प्रकार से संतुष्ट कर पाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, ये महत्वपूर्ण है बजाय कंजम्पशन के लिए। तो जो मध्यम मार्ग है, जो समयक मार्ग है, वो हमें इसी ओर ले जाता है कि हम किस प्रकार से जो मानव ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा बहुत ब्रीफ में। जो हमारे बुद्धिस्ट विचार हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट विचार हैं, वो दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। लोकीय सुख, कि हमें इस जीवन में, आज के समय में जो जीवन हम जी रहे हैं, इस लोक में सुख को अर्जित करना है, खुशी को अर्जित करना है, हैप्पीनेस, इस जीवन में हमें अभी अपने लिए सुख प्राप्त करना है। ये बुद्धिस्ट जो है एम है, ये बुद्धिज्म का उद्देश्य है। और इसके अलावा हम आने वाले समय में लोकोत्तर सुख, ठीक है, तो लोकोत्तर सुख जो आने वाले समय का जीवन होगा, उसमें सुख। तो अब जब लोकोत्तर सुख की बात करते हैं तो यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि क्या तथागत आने वाले जीवन, मतलब जब हम नहीं रहेंगे, उसके सुख की बात करते हैं? तो निश्चित रूप से वो इस सुख की बात करते हैं, परंतु यहाँ पर उनका उद्देश्य हमारे लिए नहीं है, पुनर्जन्म के लिए नहीं है। हमारे जो कर्म हैं, जो अच्छे काम हम करेंगे, तो वो आने वाले समय में किसी और को सुख देंगे। तो ये है लोकोत्तर सुख का कारण का एक अभिप्राय। और लोकोत्तर सुख का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देख सकते हैं तो वो हमारे बाबा साहब हैं, कि उनके प्रयासों से किस तरह से उन्होंने कोशिश की, समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, और वो लेकर आ सके। तो आज वो बेशक नहीं है, परंतु उनके जाने के बाद भी जो वो अपनी इस दुनिया को बेहतर जगह बना सके, इस दुनिया में हैप्पीनेस ला सके, तो ये लोकोत्तर सुख उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, यहाँ पर जो पंचशील है और नैतिकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि जो धम्म है, धम्म केवल मोरालिटी है, धम्म केवल नैतिकता है, सही चीज करना, जो गलत है उसे ना करना ही धम्म है। धम्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक खास तरीके की पूजा पद्धति या मंदिर है, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये केवल जीवन जीने का एक नैतिक तरीका है।
अष्टांगिक मार्ग केवल एक नैतिक मार्ग है जो हमें ये बताता है कि यदि हमें बेहतर जीवन जीना है, हमें आनंदमय जीवन जीना है, और इससे कोई दूसरा लाभान्वित नहीं होगा, दूसरे होंगे निश्चित रूप से, पर सबसे ज्यादा लाभान्वित, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो हमें खुद होगा यदि हम इस अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। तो हमें अपने लिए और इस समाज के लिए, सर्वार्थ के लिए, सभी के हित के लिए इस नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए और पंचशील को फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए ऐड कर देता हूँ कि किस प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। 6 रास्ते बताए गए हैं। वो 6 रास्ते पेरेंट्स के लिए हैं कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ठीक है, उनकी देखभाल करना, अपने माता पिता की जो बुजुर्ग हैं उनकी वृद्धावस्था में देखभाल करना। तो ये हमारी रेसिप्रोकल ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए काम किया है, तो ये अब हमारी रेसिप्रोकल ड्यूटी है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें, उनका ख्याल रखें। टीचर्स के प्रति हमारी रेसिप्रोकल ड्यूटी है कि हम उनका सम्मान करें, हम उनको जब जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक सम्मान करें और उनकी टीचिंग्स को, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो बताया है, उनको मास्टर करें, उन्हें परफेक्ट करें, ठीक है। जो कुछ हमने अपने अध्यापकों से सीखा है उसे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। हमारी अपने स्पाउस और बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी, अपने घर के सदस्यों के प्रति कर्तव्य है, रेसिप्रोकल ड्यूटी है कि हम उन्हें सम्मान दें, सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा दें और उनको स्किल सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करें। ये सब चीज़ें हम अपने तक सीमित ना करें। यदि हमें कोई चीज़ आती है तो हम अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को ज़रूर उन चीज़ों को सिखाएं। हमारे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के प्रति रेसिप्रोकल ड्यूटी है कि हमें उनके लिए कुछ करना है, हमें उनके प्रति जेनरस रहना है, दयालु होना है और सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमें अपने जो संत हैं हमारे समाज में, एसेटिक जो संत लोग हैं, उनको, ठीक है, उनको सही सम्मान देना है, उनकी देखभाल करनी है और उनको मन, वचन, शरीर से फॉलो करना है। और जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे अधीन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करता है तो उसके साथ न्यायप्रिय होना है और उसको सही काम करने देना है। तो ये सब जो है हमारी बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था या बुद्ध विचार के कुछ पहलू हैं जिनको हमें समझना चाहिए। और हम इस सशक्तिकरण संवाद में इसी प्रकार से जो तमाम विचार हैं, जो तथागत बुद्ध के विचार हैं, जो बाबा साहब के विचार हैं, उन पर नियमित रूप से चर्चा करते रहेंगे ताकि हम उनके सही मार्ग को समझें। और जैसा कहा गया है यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण बात है कि हम तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को अपने टीचर के तौर पर देखें, अपने ऐसे गुरु के तौर पर देखें, उनका संपूर्ण सम्मान करें, अधिक से अधिक उनका सम्मान करें और उनके दिखाए रास्ते को मास्टर करें, उनके दिखाए रास्ते को बेहतर से बेहतर तरीके से चलने की कोशिश करें, उसको फॉलो करें। मेरे विचार से हमारे बाबा साहब को और हमारे तथागत बुद्ध को यही हमारी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि जो उनके लिए हम कर सकते हैं, यही जो है वो रास्ता होगा। ये जो मेरी चर्चा है, मैं चाहूँगा कि अब आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करें। यदि किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारे कुछ साथियों को हम लोग शायद ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो लोग अपने अपने विचार रखेंगे। तो जिन साथियों के पास ये जिम्मेदारी हो, दीपक, क्या हमने पिछली बार किसी को जिम्मेदारी दी थी? यस सर, वही मैं बताने वाला था। 4 लोग हमारे पास हैं जो इस सप्ताह बोलने वाले हैं जी। तो उनको आप एक काम करेंगे दीपक, इस कार्यक्रम को आप यहाँ से आगे आप चला पाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा निकलना भी होगा। यदि किसी का अभी तक कोई सवाल हो तो आप लोग वो सवाल पूछ सकते हैं।
अगर यहाँ बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था तक या बुद्ध के विचार तक, जो तथागत बुद्ध के विचार हैं, उन पर कोई सवाल हो, या ये जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संभवतः किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मुझे ख्याल से दीपक आप आगे चालू कर सकते हैं कार्यक्रम को। जी सर, थैंक यू सर। नेहा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो लास्ट संडे को इस बोलने के लिए थी, तो ये वो अपने विचार को रखे। धन्यवाद सर। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध एवं धम्मनायक सम्राट अशोक, जो पूरे बुद्ध धम्म संघ का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे महान सम्राट अशोक जी, एवं हमारे भारत में संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन तीनों महाप्रेरणाओं को मेरा वंदन, एवं सभी सीनियर को भी मेरा जय भीम, एवं फ्रेंड्स को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक जोहरी था, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके परिवार में उसकी पत्नी और छोटा बेटा था। जोहरी की पत्नी ने, हेलो आवाज आ रही? हेलो सर। सुन पा रहे हैं जी। हाँ, जोहरी की पत्नी ने लंबा वक्त खबत के सहारे काटा। एक दिन उसने अपने बेटे की एक पोटली और जोहरी का पता देते हुए कहा, ये हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, उन्हें पूरी बात बताना और गहने बेच आना। लड़का अब जोहरी की दुकान पर था। जोहरी ने गहने देखे, लेकिन बच्चों को लौटा दिए और कहा, माँ से कहना जब सही भाव होगा तब गहने बेचूंगी, तो दाम सही मिलेगा। रही बात तुम्हारी पढ़ाई और खर्च की, तो कल से तुम दुकान पर मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। सालों तक लड़का जोहरी के यहाँ काम करता रहा। एक दिन जोहरी ने लड़के से कहा, कल वो पोटली लेते आना, अभी भाव सही है। लड़के ने घर जाकर माँ से पोटली ले ली। उत्सुकतावश उसने पोटली को खोला, लेकिन गहने तो नकली थे। अब लड़के को समझ नहीं आया कि वो कल जोहरी से क्या कहेगा। बहरहाल लड़का अगले दिन जोहरी के यहाँ पहुंचा और उसने पूछा, आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि गहने नकली है? जोहरी ने, अगर उसी दिन बता देते तो तुम और तुम्हारी माँ को लगता कि तुम लोगों पर संकट देखकर मैं बदल गया हूँ, इसलिए मैंने उचित समय का इंतजार किया। लड़के की आंखों में कृतज्ञता के आंसू, और हमें सीख मिलती है कि समय व अनुभव सबसे बड़े शिक्षक है, जो कोई नहीं सिखा सकता, ये सिखा सकते हैं। धन्यवाद सर। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम। सर मैं एक स्टूडेंट ही हूँ काफी अभी, अच्छा। तो जी जी, यहाँ पे लगभग हम सब लोग स्टूडेंट ही हैं, कोई और सब लोग हम लोग एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया। और नेक्स्ट जो भी थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने लिखा था, और वो अपने स्वेच्छा से बोले और अपने विचार को रखे यहाँ पर। हेलो, बोलिए सर, नहीं तो फिर मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। रविकांत पटेल सर थे। लास्ट संडे को उन्होंने बोला था कि हम इस संडे को बोलेंगे। अगर रविकांत पटेल सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने विचार को रखे। आई थिंक रवि सर नहीं है आज मीटिंग में। सूरज सर भी नहीं है। सर। सूरज सर आप हैं? नहीं, सूरज सर भी नहीं है। हाँ सर, 1 मिनट टाइम देंगे।
जी जी बिल्कुल। हमारे भाई हैं राकेश जी, और वो अगला अपना विचार देंगे। हाँ बिल्कुल राकेश सर, आप अपना विचार रखें। अगले संडे सर, अगले संडे। अच्छा अच्छा, अगले संडे के लिए ठीक है। जी जी। लगता है कि जिन्होंने लास्ट संडे को बोला था उनमें से हमारे पास इस समय उपस्थित नहीं है, तो हम डॉक्टर राजकुमार सर के पास चलते हैं। डॉक्टर राजकुमार सर, आप अपने विचार को राकेश रखें। भास्कर सर तो भी अगले संडे को थैंक यू अपना सर। विचार देंगे। सभी ओके को सर। मेरी तरफ से मेरी पहले और कोई बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं नहीं, आप बोलिए। सभी गाइजों को मेरी तरफ से साधुवाद। मैं दीपक सर को और सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज बाबा साहब का ऐसा विचार लाया हूँ। मैंने कई दिन से रिसर्च कर रहा था कि बाबा साहब की कोई ऐसी बातें प्रस्तुत की जाए मेरे प्रियजनों के समक्ष कि थोड़ा बहुत शिक्षा की तरफ हम अग्रसर हों। तो बाबा साहब जब शिक्षा में अग्रसर थे तो उस समय वायसराय जो थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए दे दिए सर, और हिंदुओं के नाम पर बनारस को 3 लाख रुपए दे दिए। परंतु हिंदू और मुसलमानों को तो दे दिए, लेकिन उन्होंने SC ST को कुछ नहीं दिया। अब बाबा साहब इस पर विचार करने लगे, तो बाबा साहब लिंट वायसराय के पास गए, तो उन्होंने उनसे विनती की कि वायसराय साहब, आपने हिंदुओं को भी 3 लाख रुपए दे दिए, अलीगढ़ मुसलमानों को भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए 3-3 लाख रुपए दिए, लेकिन आपने हमारे लिए क्या दिया? ये मेरे प्रिय साथियों, ये सोचने और समझने की बात है कि आज ये विचारणीय बात है मेरे दोस्तों कि आज समाज में ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने लिए सोचते हैं, लेकिन समाज के लिए और दूसरों के लिए सोचने वाले बहुत कम हैं मेरे बाबा साहब जैसे विचार। तो उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लिए आप क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमने तो दे दिया, क्योंकि ये जो स्वर्ण लोग थे ये हमको आगे नहीं लाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, लॉर्ड लिंटन के पास गए और उनसे बाबा साहब के विचार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बात की। उनसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा ना आए तो मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पूछिए। लॉर्ड साहब ने कहा कि पूछिए बाबा साहब क्या कहना चाहते। बाबा साहब ने पूछा है कि आप ये तो जानते हैं कि मैं 500 ग्रेजुएटों के बराबर हूं। मेरे प्रिय साथियों, बाबा साहब ने बड़े गर्व से कहा, दबना नहीं चाहते तो किसी से भी। उन्होंने कहा कि मैं 500 ग्रेजुएटों के बराबर इकला व्यक्ति हूं। तो उन्होंने भी, जो लिंगलिथगो थे वायसराय, उन्होंने भी माना और उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं बाबा साहब कि आप 500 के बराबर हैं। फिर बाबा साहब ने पूछा कि क्या कारण है इस पर। उन्होंने कहा कि आप मेरी मेहनत से आप वाकिफ है और फिर भी आप हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको, जो आपके बिरादरी, जो आपकी जातियों की लड़कियां हैं, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ पैसे दे दूंगा। उन्होंने 16 विद्यार्थियों का उस शिक्षा के लिए विलायत भेज दिया।
बाबा साहब के कहने पर उन्होंने विलायत भेज दिया। तो ऐसे ऐसे मेरे बाबा साहब के विचार थे कि उन्होंने समाज को करते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए इतना कुछ किया। तो मैंने एक, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैंने एक कविता के माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहूंगा। हेलो जी बिल्कुल सुनाएं। हाँ, स्वागत है। बाबा साहब ने मैंने कविता के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने कविता लिखी है सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और मीठे बौद्धिस्ट के घर दूर, चखे तो मीठे फल चखे, गिरे तो चकनाचूर। भारतीय अनुसूचित जाति को समानता का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करा डॉक्टर अंबेडकर जी ने। उनकी मेहनत रही अजूर। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में डॉक्टर साहब की अमर कहानी। डॉक्टर साहब की अमर कहानी, अमृतवाणी और बलिदानी। डॉक्टर साहब ने अच्छी जाति ओछी राजनीति, ये पंक्ति समझने लायक है मेरे साथियों। डॉक्टर साहब ने ओछी जाति ओछी राजनीति ओछे देश में जन्म लिया। गुदड़ी के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। गुदड़ी के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। मानवता का संदेश दिया। जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होता, पहचान होती अच्छे काम से। जन्म से कोई अज्ञानी नहीं होता, पहचान होती अच्छे काम से। हर मानव के मन मंदिर में रमे रमैया राम, रमे रमैया राम। तभी तो कह गए संत प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, अमर रहेगी डॉक्टर साहब की अमर कहानी, अमृतवाणी और बलिदान। धर्म के ठेकेदारों ने कैसा अंधेर मचाया मेरे प्यारे साथियों। धर्म के ठेकेदारों ने कैसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले इस दुनिया को नफरत का पाठ सिखाया। प्रेम के बदले इस दुनिया को नफरत का पाठ सिखाया। ऐसे युग में बाबा साहब ने बांटा सबको प्यार है। हमें पाखंडियों ने हमें सतनाम का जाप बता, किया खुद का उद्धार है। क्योंकि पाखंडियों ने कहा कि आपको शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो मंदिरों में जाइए, लेकिन आप स्कूल की तरफ चले गए और हमें मंदिरों की ओर ढकेलते चले गए। आज भी आप देख रहे होंगे हमारा समाज कभी कावल ला रहा है, कभी मंदिरों में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्कूल में जाने की, क्या हमें स्कूलों में अधिकार नहीं मिल रहा जाने के, उसका किसी कोई विरोध नहीं कर रहा। अगली लाइन में है सर, भेदभाव की दीवारों में बंद है जग अज्ञानी, अमर रहेगी इस दुनिया में बाबा साहेब तेरी अमर कहानी, अमृतवाणी और बलिदानी। भेदभाव की दीवारों में बंद है जग अज्ञानी, अमर रहेगी इस दुनिया में बाबा साहब तेरी अमर कहानी, अमृतवाणी और बलिदानी। इस धरती का जंजन एक दिन इनकी कथा कहेगा। आकाश में जब तक रवि चमके बाबा साहेब का नाम अमर, बाबा साहेब का अमर। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, इस धरती पर महापुरुष बाबा साहेब जैसे तब लेते अवतार हैं। तब लेते अवतार हैं। समय की आंधी रोक न पाई लिखने से बाबा साहेब को संविधानी। समय की आंधी रोक न पाई लिखने से बाबा साहेब को संविधानी। देश को किस पर चलाना है लिखी संविधानी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी बाबा साहेब की बलिदानी और अमर कहानी और। तो मेरे प्रिय साथियों, ये मैंने कविता तैयार की थी और मैंने ज्यादा समय लिया क्योंकि समय का अभाव है। 58 होने जा रही हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपका सशस्त्र संवाद में मुझे बोलने के लिए दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गाइजों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार सर, बहुत अच्छा सर, जानकारी देते हैं हमको। और जैसा कि मैं कुछ नोटिस करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हम लोग
जब भी ये कहते हैं कि मैं एक सुझाव मुझे मेरे अंदर चल रहा था, मैं कोई वो इस तरह का बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर हम, जैसा सर ने बोला कि अपने समाज की जगह हर वंचितों पे प्रश्न मतलब लगाएं कि हर वंचितों के लिए हमें करना है, तो ये कंट्रोवर्शियल शब्द नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक सर्टेन एरिया में घिरे हुए, जैसा सर ने बोला भी, तो हम अपने समाज शब्दों को अगर हम ये बोले कि वंचितों को, तो वंचितों में सारे लोग आएंगे ना, जो जिनको भी आवश्यकता है, जिनको भी जरूरत है। और दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो या मैसेजेस आते हैं सर कि हमको मतलब जिनको बहुत सम्मान देना चाहिए उनसे जुड़े ऐसे अभद्र और इस तरह के वीडियो और मैसेजेस आते हैं। जैसे बाबा साहब को लेकर ही बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे निगेटिव मैसेज आते हैं, तो वहां पे हमें धैर्य रखना है और हमें अपनी ऊर्जा को लड़ाई और झगड़े में नहीं वेस्ट करना है। उनका जवाब हमें अपने समाज को ऊपर उठा कर देना है, न कि शब्दों में लड़ना है। क्योंकि अभी मैं उसका जिक्र करना भी चाहूंगा कि अभी हमारे एक वीडियो आया था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब का एक चित्र था जिसको जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। तो मन में बहुत क्रोध हुआ, लेकिन फिर एक समय बाद लगा कि ठीक है, ये हमारा जवाब देने का तरीका नहीं है। हमारा जवाब देने का तरीका क्या है कि हम अपने आप को ऊपर उठाएं। वो देखिए, हमारे जो एंटी सोशल एलिमेंट है, हमको चाहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हों। आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, ये ट्रैक निश्चित तौर पे एक अच्छे मार्ग को प्रशस्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो समझ रहे हैं कि ये एक ऐसे मार्ग पे जा रहे हैं जिनमें इनका भविष्य सुदृढ़ है और ये दूसरे को भी, वंचितों को भी ऊपर उठाएंगे। तो इनको हम रोक तो नहीं सकते, इनके मेंटली कैसे मानसिक तौर पे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो आपके सामने ऐसे ऐसे चीजें डाली जाएगी जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो हमें क्विक रिस्पॉन्स करने से पहले थोड़ी देर पॉज लेना है, समझना है कि हम अपनी एनर्जी इस समय क्या इस वाद विवाद में बिताएं या अपने आप को जिस रास्ते पे चल रहे हैं पहले उस रास्ते को क्या कर ले, अचीव कर ले। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आप सहते जाएं, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमें थोड़ा सा जजमेंट करना है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करें। तो ये मेरा कहना था। बाकी हम सब लोग अपने लेवल से इस बात को समझेंगे। और नेक्स्ट संडे को सर कोई लोग बोल रहे थे कि हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट संडे को हम लोग क्या करेंगे, अपने विचार को रखेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित या बाबा साहब से संबंधित विचार को रखेंगे हम यहाँ पर। तो एक तो नाम आया था राजेश सर का ना। हेलो जी सर। सर एक रिक्वेस्ट थी जी सर, टॉपिक जो रखा जाए वो शिक्षा रखा जाए। ठीक है, ये इनडायरेक्टली हम शिक्षा पे ही बात करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारा उत्थान होगा तो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। और यहाँ पे शिक्षा का अभिप्राय केवल शाब्दिक और अक्षरों का ज्ञान से नहीं है। यहाँ शिक्षा का अभिप्राय ये है कि हम स्वयं को शिक्षित होते हुए कैसे दूसरों को भी शिक्षित करें,
क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आईएएस बनकर और अपना केवल आर्थिक स्थिति सुधार लेना काफी नहीं है। हमारे वंचितों में भी बहुत सारे लोग आईएएस बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं है कि हम अक्षरों का ज्ञान लेके अपने जीवन को सुख सुविधाओं में व्यतीत करें। जैसा डॉक्टर राजकुमार सर ने बोला कि बाबा साहब ने क्या किया कि वंचितों के लिए विदेश पढ़ने जाने के लिए लॉर्ड जो वायसराय थे, तो उनसे क्या किया कि आग्रह किया, और उन्होंने उनके बदौलत बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विदेश में पढ़ाई की, और विदेश से लौटने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या हो गए, संलिप्त हो गए। उसमें से एक हमारे राष्ट्रपति भी थे शायद, KR नारायणन, बाबा साहब ने ही भेजा था उनको, उन्हीं के माध्यम से गए थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। तो क्या है कि केवल पढ़ लेना और अपने जीवन में सीमित हो जाना वो धर्म का रास्ता नहीं है। जैसे सर ने बताया कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो ओल्ड एज में आ जाए तो हमें करना है। अर्थात केवल ये पेरेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है कि वो ओल्ड एज में आ जाए। हमारे यहाँ जो भी वंचित हैं उनके लिए हम जितना भी सामर्थ्य है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कोशिश कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम संतुष्ट रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपके बात को नितिन सर बोलूंगा सर से कि हम शिक्षा पे रखें, लेकिन उससे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आप कम से कम 4 लोग अपना नाम दे दे ताकि नेक्स्ट संडे को हम इसमें आप लोग अपने विचार को रख सकें। सर नेक्स्ट संडे किस डेट का है? 25? यस सर। 25 को सर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे घर में 27 की शादी है। अपना स्वेच्छा से दे और लगे कि हाँ हम उस समय बोल पाएंगे, मतलब हमारे पास समय रहेगा, तो जो भी है सर मैं बोलने का इच्छुक तो हूँ, ठीक है, लेकिन सर मैं इस बात की समय का अभाव है तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। तो और कोई हमारे बीच से जो जुड़े हुए हैं अपना नाम दे सकते हैं अगले रविवार को अपना विचार रखने के लिए। हेलो हेलो। हाँ उमेश सर बोलिए। हाँ सर, उमेश कुमार और राकेश भास्कर भी बोल रहे थे ना? कुमार और उमेश कुमार, राकेश सर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े थे, इशू हो गया नेटवर्क को, इस वजह से बोलने के लिए। और तो लोग हमारे साथ कोई अपना चर्चा पे नाम दे दो। इशू हो गया फोन में, हम आप देख रहे थे, हमारे पास मैसेज की बात नहीं। हेलो, समय का अभाव, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा हेलो कि सब लोग पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये सशक्तिकरण समाज के लिए केवल महीने में 4 घंटे निकाल रहे हैं। एक सप्ताह के 1 घंटा, यानी 7 दिन में 1 घंटा निकालना है। अगर हम महीने में 4 घंटे, सप्ताह में 1 घंटे अपने समाज के लिए या सशक्तिकरण समाज के लिए नहीं दे सकते। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बाकी लोग शायद माइक ऑन है किसी का। सर माइक ऑफ कर लीजिए। अभी आप सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है, अब क्लियर है सर। हाँ, जितने लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, विशेषकर हमारे साथ जो क्लासेस करते हैं, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हार्डवर्क ना करें, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने अंतरात्मा से, अपने ईमान से अगर थोड़ा सा सोचे तो क्या हम सप्ताह में 1 घंटे नहीं निकाल सकते? अगर लगता है कि 1 घंटे निकालने से हमारी स्टडी पे बुरा प्रभाव पड़ता है तो मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करने को करूँगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आप बिल्कुल स्टडी करते रहिए, लेकिन लगता है कि अगर कहीं से भी हम 15-15 मिनट भी बचा के सप्ताह में 1 घंटा के लिए अगर हम समय निकाल पा रहे हैं तो इस सशक्तिकरण संवाद से जुड़े।
क्योंकि निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलती है और जीवन का अंतिम उद्देश्य सा महसूस होता है कि पढ़ लिख के केवल अच्छी जॉब ले लेना जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा रहता तो बाबा साहब को बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी और वो बहुत अच्छे तौर पे अपना जीवन गुजार सकते थे, लेकिन वो जीवन उन्हीं तक सीमित रहता, आज हम उनके गुणगान नहीं कर रहे होते। तो यही बात है कि अगर हमारे पास सप्ताह में 1 घंटा का भी समय नहीं निकल पा रहा है तो आप लोग को मुबारक हो पढ़ाई। और पढ़ाई से हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई न करें, लेकिन निश्चित तौर पे अगर 15 मिनट भी बचाएंगे तो इस सप्ताह के लिए, मतलब रविवार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटा जरूर निकाल सकते हैं। जी, अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग सर मेरा एक सजेशन है। जी हेलो सर, मेरा एक सजेशन है कि जी इसके जो टाइम पीरियड को डबल कर दिया जाए। देखिए सर, जिससे जो टाइम मेरे डबल तो कर सकते हैं सर, डबल कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे एग्जाम भी बहुत करीब आते जा रहे हैं, तो हम लोग अगर 1 घंटे में भी ना 1 घंटे के लिए भी समय निकाल पा रहे हैं और उसको ही ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं तो 1 घंटा में भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर 200-250 लड़के हैं, वो खुद टाइम नहीं निकाल पाते इतना कि ज्वाइनिंग करते हैं सब। जरूर जरूरत है कि क्या सच में हम इतना व्यस्त है कि दिन में 10 मिनट, अगर एक दिन में 10 मिनट बचाते हैं तो एक सप्ताह में 60 मिनट तो बचा ही लेंगे और वो 60 मिनट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं बच रहा है, 24 आवर्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई जरूरी है लेकिन मंथन करना भी जरूरी है। तो क्या हम लोग आज की मीटिंग को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं क्या? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय गाइस। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। और सर क्रांतिकारी जय भीम सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।